हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और उसकी बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। जी हाँ, मैं वही भारत हूँ जो 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आश्रय स्थल है। मेरी मिट्टी में हजारों रंग व हजारों प्रकार की खुशबू है। मेरी फजाओं में अनगिनत कहानियाँ तैरती हैं। ये कहानियाँ धवल बर्फ बनकर मेरे मस्तक को चूमती हैं। ये ही सनह सनह उतरकर नदियों के साथ बहती हैं और मेरे तन मन को तरोताज़ा करती रहती हैं। ये कहानियाँ समंदर में समाने से पहले मेरी मिट्टी के कण कण में रम जाती हैं। जब जब भी कोई पानी की बूंद मेरी देह को स्पर्श करती है, तब तब इन कहानियों की सौंधी खुशबू मेरी फिजाओं में फिर फैलकर मुझे आनंदित करती रहती हैं। ये अमर कहानियाँ हैं साहस की, बलिदान की, त्याग की, तपस्या की, देशभक्ति की, कर्तव्य परायणता की वे ऐसे ही और अनगिनत विषयों की। यहाँ कहानियाँ सच बयां करती हैं, वह सच कहानियाँ बनकर मेरे रोम रोम में रम जाता है। मेरे प्रांगण में कहानियों का सच व सच की कहानियाँ युगों युगों से प्रेरित करते आ रहे हैं। वह अनंत काल तक प्रेरित करते रहेंगे। इन्हीं कहानियों के कुछ ऐसे पात्र हैं जो अपनी कला, अदा व चरित्र की ऐसी छाप छोड़ते हैं कि मेरा सर गर्व से उठ जाता है। ये चरित्र नायक नहीं, महानायक होते हैं, जिनके यश व कीर्ति रूपी ऊर्जावान घोड़े मेरे सारथी बनकर मुझे संपूर्ण विश्व में ले जाते हैं, वे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कराते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही किरदार की है, जिसने 14 अप्रैल 1891 को महू की एक सैनिक छावनी में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल व भीमाबाई के घर जन्म लेकर एक ऐसे युग की शुरुआत की जो कयामत तक मुझे गौरवान्वित करता रहेगा। ये कहानी साक्ष्य है मेरे एक बालक के बाबा साहेब बनने की, एक यात्रा है कालकोटरी से कर्मस्थली तक की, एक वर्णन है कलम से मेरी किस्मत लिखने की, एक गाथा है सड़क से संसद पहुंचने व पहुंचाने की, एक सार है अबोध से बुद्धिस्ट बनने का और एक प्रेरणा है मानव से महामानव बनने की। We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. इस कहानी का मकसद किसी के जीवन को अतिशयोक्तियों के माध्यम से बयान करना नहीं, बल्कि वास्तविकता को भी कुछ हद तक संपादित करके बताना है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक भेदभाव जनित तमाम अत्याचारों ने भीमराव के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। कक्षा के बाहर बैठना, स्कूल में पानी नहीं मिलना, संस्कृत पढ़ाने से मना करना, माता का आकस्मिक निधन, पिता के पास साधनों की कमी व सामाजिक बहिष्कार सहित कुछ ऐसी अन्य घटनाएं भी हैं जो किसी को भी शून्य में समा जाने को बाध्य कर सकती हैं। मगर ये सभी कष्ट और यातनाएं सोने पर सुहागे की तरह साबित हुई, जिन्होंने भीमराव को खरा सोना बना दिया। अगर किसी को रेत से रतन बनने की कला सीखनी है तो डॉक्टर अंबेडकर से सीखनी चाहिए। बचपन के अनगिनत संघर्षों के बावजूद बाबा साहब अपने जीवन का लक्ष्य पाने में कामयाब हुए। आज हमें
लगता है कि उनके व्यक्तित्व का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन अवश्य होना चाहिए। प्रकृति के नियमानुसार हर मुसीबत की घड़ी में एक आशा की किरण अवश्य होती है। जिस समय स्कूल के बच्चे उन्हें अपने टिफिन के करीब तक से नहीं गुजरने देते थे, उसी समय एक अध्यापक उन्हें खाना खिलाता रहा। अछूत होने के कारण जब लोग उनसे नफरत करते थे, तब एक अध्यापक ने उन्हें अपना उपनाम देकर अंबावाडेकर से अंबेडकर बनाया। जिसे अछूत कहकर एक बैलगाड़ी वाले ने नीचे पटक दिया था, उसे ही बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर जहाज में बिठाकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, नलों पे पानी नहीं पीने दिया गया, बच्चों के साथ स्कूल में खेलने नहीं दिया गया। जब वे अपने पिताजी को मिलने सातारा गए तो जो बैलगाड़ी चलाने वाला था उसने इनकार कर दिया कि महार के बेटे हैं, बच्चे अछूत के हैं। साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से इतना बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया गया कि जब उनको नया कपड़ा पहनना होता तो नया कपड़ा पहनते तो मिट्टी के कीचड़ में डुबा के बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता। कहते हैं ना कि गुफा के अंतिम छोर पर प्रकाश अवश्य होता है। भीमराव के जीवन में ये बात 100% सच साबित हुई। हाँ, ये बात और है कि उनकी जीवन यात्रा में अनगिनत गुप्त अंधेरी गुफाएं आती रही। नई दुनिया, नया समाज व नए अनुभव ने भीमराव को 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाई: जीवन में समानता का महत्व व शिक्षा से उद्धार। इनके आधार पर भीमराव ने समानता का सिपाही, स्वतंत्रता का योद्धा व बंधुत्व का पुजारी बनकर देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोए रखने की अद्भुत रचना रची। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए और तुम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। अब उनकी प्राथमिकताएं तय होने लगी थी। शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, आर्थिक उन्नति, समाज सुधार व विश्व नेता आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। भीमराव के लिए शिक्षा सभी समस्याओं का हल थी, इसलिए बचपन से ही इस पर ध्यान दिया गया। शिक्षक ने संस्कृत पढ़ाने से मना किया तो खुद ही पढ़ ली। 1907 में अपने समाज के पहले मैट्रिक पास व 1913 में पहले स्नातक हुए। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया और वहीं से डॉक्टरेट भी किया। 1916 में लंदन जाकर और पढ़ाई शुरू की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व कोलंबिया से दोहरी डॉक्टरेट पाने वाले व लंदन के ग्रेज इन से बार एट लॉ के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बैनर तले एक महत्वपूर्ण नारा दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। 1928 में उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा हुआ। वह बंबई के सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने। 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। हम बाबा साहब के बारे में अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोफेशनल लॉयर थे। ही वाज द कॉर्पोरेट लॉयर। वो मुंबई में बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के वो कॉर्पोरेट लॉयर थे। डॉक्टर अम्बेडकर बच्चों व युवा पीढ़ी की शिक्षा को लेकर इतने जागरूक थे कि स्कूलों में बच्चों को संबोधित भी करने जाया करते थे। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई तथा बाद में इसी के तहत बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज का निर्माण कराया। शिक्षा ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस बात को लोगों को समझाने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। इस तरह असंतुष्ट पड़े रहे तुम अपनी बुद्धि को नष्ट मत करो, इसका विकास करो। बुद्धि का विकास मानव की अस्तित्व का लक्ष्य होना चाहिए। यदि तुम क्रांति करने चले हो तो असंतोष ही पर्याप्त नहीं है। वो चाहते थे राइट टू एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, जो 60 वर्ष के बाद आया है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि मनुष्य को मनुष्य से घृणा नहीं करनी चाहिए, मगर सामाजिक व्यवस्थाओं के आगे वो भी विवश थे। महान व्यक्तियों में
एक खासियत होती है, वो हार नहीं मानते। हर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का सृजनात्मक जवाब देते हैं। जिस प्रकार से हमने विदेशियों को शासन करने से रोका है, उसी प्रकार हमें वर्ग संघर्ष भी रोकना है, तभी बदलाव संभव होगा। समानता कायम करनी होगी। धर्म को आधार बनाकर जातिगत भेदभाव के वे सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा सिखाए। विदेश से शिक्षा प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर के साथ जब बड़ौदा में दुर्व्यवहार हुआ तो 23 सितंबर 1917 को उन्होंने बड़ौदा छोड़ने का निर्णय किया। वे सयाजी बाग में एक वट वृक्ष के नीचे यह प्रण किया कि आज से वो सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में कार्य करेंगे। उस जगह को अब संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिलिट्री सेक्रेटरी पढ़ के आया हुआ परदेश से, उनका सामान फेंक दिया गया और ये महापुरुष एक पेड़ के नीचे रोता खड़ा रहा। मुझे इस बात का आनंद भी होता है कि जिस तरह से महात्मा गांधी को अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने गाड़ी से फेंक नहीं दिया होता तो महात्मा गांधी नाम का महात्मा नहीं बनता। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर उन्होंने नहीं निकाला होता और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इतनी बड़ी ठेस नहीं लगाई होती तो शायद हम लोगों का भाग्य नहीं जागता। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में वो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता की बात निर्भीक होकर करते रहे। वह अंग्रेजों से अपनी बात मनवा भी। वो भारत माता का लाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहता है कि अंग्रेजों, वो दिन लद गए जब आप कहते थे और हम सुनते थे, अब वो दिन लौट के नहीं आएंगे। हम दलित लोग ये चाहते हैं कि हमारे भारत में ऐसी सरकार हो कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए किसी के दबाव में ना आए। और बाबा साहब कहते हैं हम लोगों को ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल चाहिए। 1917 का संकल्प अब परिपक्व होने लगा। वो बचपन से सहते भेदभाव को खत्म करने की ठानी गई। उनका पहला बड़ा आंदोलन 20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार तालाब पर 10,000 लोगों के साथ पीने के पानी पर अछूतों के अधिकार को लेकर हुआ। उनका कहना था कि जिस तालाब में कुत्ता, गधा वे अन्य पशु पानी पी सकते थे उसमें से इंसान क्यों नहीं पी सकता। उन्होंने स्वयं पानी पीकर इसका विरोध किया। 1928 में महिलाओं को समान अधिकार के लिए बात करने लगे। वह 1930 में मंदिर में प्रवेश को लेकर कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर जाति, लिंग व धर्म आधारित भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। महारवतन बिल, समान काम के लिए महिलाओं को समान वेतन व गरीब किसानों से अधिक टैक्स वसूली के खिलाफ वे बखूबी लड़ते रहे और जीतते भी रहे। अस्पृश्यता के दंश से पीड़ित डॉक्टर अंबेडकर ने विषमता पर सबसे बड़ा प्रहार तब किया जब वो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। वे संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को कानूनन अवैध बना दिया। आधी आबादी के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के साथ होने वाले लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। उन्हें अन्याय, अत्याचार व भेदभाव बिल्कुल नापसंद थे, चाहे फिर वो एक व्यक्ति के साथ हो या एक देश के साथ। समान महिला अधिकारों को लेकर संजीदा डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। वह संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु जब तत्कालीन संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया तो आधी आबादी के हिमायती डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से ही त्याग पत्र दे दिया। उनका ये त्याग व्यर्थ नहीं गया। ये बिल बाद में कई टुकड़ों में पास हुआ। वे आज उसी के कारण महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण युवती से अंतरजातीय विवाह करके उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर मूलतः एक असाधारण अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय इसलिए था
क्योंकि आर्थिक विकास के बिना सामाजिक विकास की बात करना बेमानी है। एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत काम किए। 1917 से लेकर 1947 तक उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया और लड़ाइयां लड़ी। 1923 में औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी का प्रयोग करके भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की वकालत करी और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। 1926 में हिल्टन आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। के बाद उन्होंने जल प्रबंधन पर बहुत काम किया। वो जल को जन संपदा कहते थे और कहते थे कि इससे हम किसानों की भी और देश की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। दामोदर वैली डैम और सोन रिवर डैम उन्होंने अपनी देखरेख में ही बनवाए। जब वो श्रम मंत्री बने तो श्रम कानूनों में सुधार करके श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयास करते रहे। कार्य घंटों को 12 से 8 करवाना और समान कार्य के लिए समान वेतन देना प्रमुख काम थे उनके। देश को सूखे व बाढ़ की परेशानी से निजात दिलाने व कृषि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सुझाव सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी से पहले व बाद में भारत की आर्थिक नीतियों के निर्माण व लागू करने में प्रत्यक्ष व परोक्ष योगदान दिया है। उनके इसी महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना पिता कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर एक आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। हम लोग जो काम कर रहे हैं तो बाबा साहब के जो आर्थिक विचार है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहब ने जो आर्थिक क्षेत्र में जो काम किया है उसको लेके की नींव हमने रखी। तो बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र के विकास, उसकी एकता व अखंडता के लिए उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कभी महत्व नहीं दिया। विदेश में पढ़ाई के दौरान उनकी पत्नी व बच्चों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं था। नतीजतन कुपोषण व रोग का शिकार होकर उनके बच्चे चल बसे। आर्थिक तंगी के कारण उनकी प्रथम पत्नी रमाबाई को न जाने क्या क्या कष्ट सहने पड़े। डॉक्टर अंबेडकर की अनुपस्थिति में उन्हें न खाने योग्य चीजें खानी पड़ी। वे कुपोषण का शिकार होकर बीमार हो गई। आखिरकार 27 मई 1935 को अपनी बीमारियों से लड़ते हुए वो दुनिया से चली गई। इस घटना ने डॉक्टर अंबेडकर को बुरी तरह झकझोर दिया और अगले 6-7 महीनों तक उन्होंने अपने आप को सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों से अलग कर लिया। परंतु सच्चे राष्ट्रवादी डॉक्टर अंबेडकर ने सभी तूफानों का सामना करके फिर से नई शुरुआत करने का निश्चय किया। ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को सिर्फ दलित नेता या संविधान निर्माता कहना ही उनके आंशिक व्यक्तित्व को बयान करना है। कुछ लोग बाबा साहब को एक सेक्शन का ही लीडर मानने के लिए बजिद हैं। ये जिद दोनों प्रकार से है। जो लोग बाबा साहब को डिवैल्यूएट करना चाहते हैं, उनको उनके पूरे व्यक्तित्व को एक प्रकार से, मैं ये तो नहीं कहूँगा खंडित करना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को कम करके आंकना चाहते हैं। एक तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब एक सेक्शन के ही नेता माने जाएं। दूसरा, एक सेक्शन भी जानबूझकर ये चाहता है कि वो हमारे ही नेता रहें, पूरे देश के नेता ना बने। मैं समझता हूँ दोनों प्रकार की जिद भाई खतरनाक है कि जिस मुद्दों को बाबा साहब ने उठाया था वो भारत के अतिरिक्त उन देशों में भी रेलेवेंट हैं जिनमें, जैसे अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें रेड इंडियंस की समस्या है। बाबा साहब का दुर्भाग्य ये रहा है कि बाबा साहब को आज तक जिन्होंने भी मूल्यांकित किया है वो
चार अंधों के हाथी दर्शन के बराबर है। कोई एक पक्ष को देखता है, कोई दूसरे पक्ष को देखता है, कोई तीसरे पक्ष को देखता है। जब उन्हें धार्मिक कुरीतियों के कारण जातिगत भेदभाव समाप्त होता नजर नहीं आया तो उन्होंने सभी विदेशी धर्मों को छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण लेना ही राष्ट्रहित समझा। एक बुद्ध धर्म को बाबा साहब ने अच्छे से पढ़ा, अनेक धर्मों का भी अभ्यास किया। सबसे अच्छा धर्म लगा बुद्ध, क्योंकि बुद्ध धर्म में समता, बंधुत्व, न्याय सभी बातों का वर्णन है। उसके साथ ही उन्होंने अनेक धर्मों का अभ्यास करके ठान लिया, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे अब बुद्ध धर्म लेना ही है, स्वीकार ही करना है। वो शायद जानते थे कि कालांतर में धर्मांतरण राष्ट्रांतरण भी हो सकता था। बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ ही दिनों बाद भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 की सुबह अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए और सदा सदा के लिए भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन उन्हीं के जीवन की सटीक परिभाषा है। यद्यपि उनका जीवन संघर्ष व उपेक्षा से भरा रहा तो भी धम्मपद का ये कथन कि चांद, सूरज व सत्य को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है, उनके जीवन व उनकी ख्याति पर खरा उतरता है। उन्हें भारत रत्न भले ही उनके महापरिनिर्वाण के 34 वर्षों बाद मिला हो, लेकिन उनके कार्यों की चमक उस प्रकाश स्तंभ की तरह रही जो सबको मार्ग दिखाता रहा। हमको महापुरुषों से कुछ सीखने की और प्रेरणा लेने की आज आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने भी इसी प्रकार की सोच को लेकर के भारत को समृद्ध भारत, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर किया था। आज ऐसे महापुरुषों की सोच को अंगीकार करने और उस पर अमल करने की आवश्यकता है। महू का नटखट, लंदन का विद्वान, नागपुर का बोधिसत्व, दिल्ली का दूरदर्शी व मुंबई का मजदूर समर्थक डॉक्टर अंबेडकर एक पत्थर की लकीर है, एक शिलालेख है जो न आपदा से और न ही विपदा से मिट सकता है। आज उनकी ख्याति, उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, वह यह था कि हमारे देश को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, यानी कि राजनीतिक तरह से तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस तभी हो सकता है जब हमें सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक आजादी मिल सके। उनकी जो सोच थी, विचार धारणाएं थी, वह उस समय जितने उसकी अहमियत थी वह अहमियत आज भी है। मैं तो ये बोलूंगा आज उसकी अहमियत और है, क्योंकि आज भी हमारे देश में आजादी के 70 साल बाद कई सारे ऐसे सोशल इल्स हैं जिनके खिलाफ उन्होंने तब एक जंग छेड़ी थी। जो मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे उन पर अगर आज भी अगर हम अमल कर सकें तो ये देश एक और बेहतर देश बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भारत सरकार ने पंच तीर्थ घोषित कर उनका विकास किया और डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया। ये 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं: महू में जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि और मुंबई में चैत्य भूमि। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें 100 सबसे बुद्धिमान लोगों की सूची में प्रथम स्थान दिया है। ग्रेजिन ने विश्व की महान हस्तियों के साथ उनका तेल चित्र लगाकर सम्मान दिया है और 2012 में आउटलुक व CNN IBN द्वारा कराए गए एक सर्वे में उन्हें गांधी के बाद महानतम भारतीय का खिताब मिला है। उनके विशाल व्यक्तित्व को समय और शब्द सीमाओं में बांधना लगभग असंभव कार्य है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर जन्म से प्रतिभावान हैं, स्वभाव से योद्धा हैं, मिजाज से विद्वान हैं, कर्म से सुधारक हैं, रुचि से विद्याविद हैं, कौशल से शिक्षक हैं, सामर्थ्य से असाधारण अर्थशास्त्री हैं, मन से भेदभाव विरोधी हैं,
स्वप्रेरित अनन्य राष्ट्रवादी हैं, आचरण से कर्मयोगी हैं, विचारों से प्रेरक हैं। वे आकस्मिक परंतु दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ हैं। वो एक ईमानदार वकील, निष्पक्ष पत्रकार, बुद्धिमान आलोचक, निर्भीक वक्ता, न्याय के अभूतपूर्व पक्षधर हैं। वे धार्मिक पाखंडों के तर्कशील विरोधी हैं। भारतीय मानस पटल पर, भारत भूमि पर, भारत के जन जन में उनकी तस्वीर, उनके कार्य सदा सदा के लिए सभी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।